ये देखो 16 जुलाई का मनाली के लिए प्लान है। 6 दिन 5 रात। वो गैस होना है, अभी आती हूँ। अरे सुनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह वेरी गुड जानू। लेकिन 16 जुलाई मनाली डन ना? डन, लेकिन मनाली नहीं, शिकागो। शिकागो। जानू $1 70 रुपए। मैं बिजली विभाग का क्लर्क हूँ, ऊपरी आमदनी भी थोड़ी है, ऊपर से रिटायर्ड भी हो रहा हूँ। जानू एक काम करते हैं, मनाली नहीं लद्दाख चलते हैं। 10 दिन 9 रात। डन? साला शादी ही नहीं करनी चाहिए। जी पैकेज तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट कर देते तो अच्छा होता। क्या है ना, हम 2 लोग हैं। मालूम है कपल में 2 लोग होते हैं, लेकिन हम तो आपको हंसा के डिस्काउंट मांग रहे थे। जी जी थैंक यू थैंक यू। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। खजूरी रोड पे एक बुजुर्ग आदमी का मर्डर हुआ है। हीरा जी! हीरा जी! पीछे हटिए। साइड में ले जाओ। साइड में लो। सर इसका मोबाइल पर्स सब गायब है। कभी सर लगता है इसी पत्थर से मारा गया इस आदमी को। इतनी बेरहमी से कोई इसे कैसे मार सकता है और क्यों मारेगा? सर इसका नाम हीरा लाल था, हरिनगर में रहता था। हरिनगर? ये लड़की कौन है जो रो रही है? रीना, ये हीरा लाल की बीवी है। बीवी? और ये जो साथ में लोग बैठे हैं? ये सब लोग पड़ोसी हैं सर, इन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था। एक बात समझ में नहीं आई, हीरा लाल हरिनगर में रहता था, उसकी लाश मिली यहाँ खजूरी रोड पे। इन लोगों को कैसे पता लगा कि हीरा लाल की मौत यहाँ हुई है? सर रीना का कहना है कि मर्डर करने वाले ने खुद फोन करके उसे इस बारे में बताया। What? जी सर, उससे मुझे हीरा जी के नंबर से कॉल किया था। मैं उनका ऑफिस से आने का वेट कर रही थी, तभी वो कॉल आया था। जानू बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। हाँ? हीरा जी? कौन बोल रहे हैं? हीरा नहीं, पन्ना। कौन पन्ना? हीरा जी कहाँ है? यहाँ खजूरी रोड पर। खजूरी रोड पे? यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, उसके बगल में दीवार पर भोजपुरी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है। लहंगा में तूफान आइल बा। यहीं पर आ जाओ, यहीं मिलेंगे तुम्हें हीरा और पन्ना। हाँ? यहाँ आके देखा तो हीरा जी सर जरूर उसी पन्ना ने मारा होगा ही नहीं। ये पन्ना है कौन? क्या कभी हीरा लाल ने पन्ना नाम के आदमी का जिक्र किया आपसे? नहीं सर, और मैं नहीं जानती कि हीरा जी किसी पन्ना को जानते थे या नहीं। हीरा लाल का किसी से झगड़ा या दुश्मनी? नहीं पता सर, वैसे भी मैं उन्हें सिर्फ 6 महीने से जानती थी। 2 महीने पहले हमारी शादी हुई है और ये सब हो गया। आपके अलावा हीरा लाल की फैमिली में और कौन कौन? मेरे अलावा उनका कोई नहीं था। हीरा जी, हीरा जी। सर आसपास सीसीटीवी मिलने का कोई चांस नहीं लगता। सुबह इस एरिया को आके फिर से स्कैन करो, शायद किसी ने हीरा लाल के साथ किसी को देखा हो। सर इसकी बीवी ने बताया कि हीरा को किसी पन्ना ने मारा है।
लेकिन कोई मर्डर करने वाला अपना सही नाम क्यों बताएगा? लेकिन कोई मर्डर करने वाला ये भी क्यों बताएगा कि उसने मर्डर किया? मुझे तो लगता है ये हीरालाल की। तूने कितने मारे? मारेगा तो सेठ तुम्हारी, वो भी घड़ी दिखा के। और जाओ लेट लतीफ, मैं तो चला खटिया तोड़ने। सर, हीरालाल के कॉल रिकॉर्ड में ना तो कोई ऐसा नंबर मिला जो किसी ऐसे आदमी का हो जिसका नाम या निकनेम पन्ना हो, और ना ही कोई ऐसा नंबर मिला जो क्राइम सीन पे एक्टिव हो। ये पन्ना या जो कोई भी इसका नाम है, सुपारी किलर भी हो सकता है। हो सकता है हीरा की बीवी रीना इसे जानती हो। लेकिन से हीरा की बीवी के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। और हीरा के पड़ोसी बोल रहे हैं कि भले ही उनके रिश्ते बेमेल हो, लेकिन हीरालाल अपनी शादी से बहुत खुश था और वो 16 जुलाई को अपनी बीवी के साथ हनीमून पे लद्दाख भी जाने वाला था। क्योंकि रीना को कॉल करने से पहले उसने एक ट्रैवल एजेंट से ही बात की थी। ये बात मुझे उस एजेंट से ही पता चली। और सर, ये भी पता चला है कि 15 जुलाई को वो रिटायर भी होने वाला था। मतलब कि हीरालाल ने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 57 साल की उम्र में एक 22 साल की लड़की से शादी की और रिटायरमेंट के बाद हनीमून पे जाने का प्लान बनाया। और हनीमून पे जाने से पहले हीरालाल का मर्डर हो गया। कबीर, ये सब तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लग रहा? सर, अटपटा तो मुझे ये हीरालाल का कैरेक्टर भी लग रहा है। ये बिजली विभाग में क्लर्क था और उसके साथ काम करने वाले एक आदमी ने इसके बारे में काफी कुछ बताया है। सर, मैंने उसे यहाँ बुलाया आपसे मिलने के लिए। सर, हीरा के माता पिता उसके बड़े भाई बहन के गुजरने से पहले हीरा को कई बार समझा चुके थे कि शादी कर ले, शादी कर ले। लेकिन हीरा एक ही बात बोलता था कि मरते दम तक ब्रह्मचारी रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। लेकिन सर, 2 महीने पहले हीरा ने सबको चौंका दिया। आजा आजा। हीरा, ये क्या? तो शादी कर लिया ना भैया। लेकिन तू तो कहता था ना कि ब्रह्मचारी रहेगा, शादी नहीं करेगा। रीना के प्रेम ने मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया। सर, हीरा के मर्डर की बात सुनकर मुझे बहुत झटका लगा है। और ये रीना तो सिर्फ 22 साल की है। इस लड़की के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन एक बात है, शादी के 2 महीने के बाद ही हीरा का मर्डर होना मुझे तो नहीं लगता कोई इत्तेफाक है। ये हीरा जरूर किसी की साजिश का शिकार हुआ है। सर, मैं और हीरा जी ऑनलाइन फ्रेंड थे। भले ही वो मुझसे 35 साल बड़े थे, लेकिन हम लोग के थॉट बहुत मिलते थे। फिर एक दिन हम मिले और हमने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन इस रिश्ते से आपके घर वालों को कोई इतराज नहीं हुआ? जी नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं था। हेलो सर, रीना ने बताया कि हीरा से उसकी दोस्ती ऑनलाइन हुई थी। फिर ये दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हो सकता है रीना ने ऑनलाइन फ्रेंड बना के औरों को भी ट्रैप किया हो। ये रीना की अच्छी तरह से कुंडली निकालो। मुझे पूरा शक है कि वो हीरा को मारने वाला पन्ना रीना की ही अंगूठी का कोई नगीना होगा। इतने पैसे लाता कहाँ से रे तू? अरे वो अपना सेटिंग है ना तगड़ा वाला। लेकिन कल तेरे पति पंकज को ना शक हो गया। उसने मेरे शर्ट पे तेरे होठ के निशान देख लिए। तू अपना तापमान मत गर्म करना उसके फूकने से। वो फूकता है तब भी मजा आता है। तू भी कमाल की ज्वालामुखी है रे। 2 परवानों को एक साथ जला रही है। साला हम दोनों उधर 12-12 घंटे चौकीदारी भी एक करते हैं और इधर तेरी सेवादारी भी है। मैं तेरे पति का किराएदार, लेकिन मेरी मालकिन तू। लेकिन यार, एक म्यान में 2 तलवार का टंटा खत्म कर। बोल, तेरे को पति चाहिए या प्रेमी? देख, जो पति कर सकता है ना वो प्रेमी नहीं, और जो प्रेमी कर सकता है पति नहीं। तो तू सोच ले कि तुझे पति बनकर फूकना है या प्रेमी बनकर जलना है। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले जल लेते हैं। सर, हीरा का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट ऐसे ही पोस्ट से भरा पड़ा है। पढ़ के लगता है जैसे बहुत ही संस्कारी होगा।
लेकिन रीना ने हीरा को हनी ट्रैप किया होगा, इसका अंदाजा रीना और हीरा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से भी पता नहीं चल पा रहा। सर, हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। हत्या का समय क्या है? 7 जुलाई रात 8 से 9 बजे के बीच। और इसी बीच हीरा के फोन से रीना को कॉल किया गया। सर अगर मान भी लें कि रीना हीरा को मरवाना चाहती थी, तो फिर कोई सुपारी किलर पत्थर से मर्डर क्यों करेगा? लेकिन कबीर, अगर यह हत्या लूट के इरादे से भी की गई है तो भी अक्सर देखा जाता है ऐसे क्रिमिनल ज्यादातर चाकू और छुरी का इस्तेमाल करते हैं। हीरा को पत्थर से मारा गया, और वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे किसी ने दुश्मनी निकाली। हाँ भैया, तेरे भैया का सैया बोल रहा हूँ। कौन? मानिक भैया कहाँ है? माल रोड पे। साला मच्छर बहुत है यहाँ। आप कौन? मैं हीरा। कौन हीरा? और मानिक भैया के फोन से कॉल क्यों कर रहे हो? अबे तुझे कॉल करूंगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि तेरे भैया के साथ माल रोड पे मैंने क्या किया है। क्या किया है? टपका दिया। टपका दिया? हेलो हेलो हेलो, आइए सर। सर इस आदमी का नाम मानिक है, और किलर ने इसी मानिक के मोबाइल से इसके भाई योगेश को कॉल किया, जिस तरह हीरा की वाइफ को किया गया था। सर हीरा की तरह इस मानिक का भी मोबाइल, पर्स, घड़ी, चेन सब गायब है। लेकिन सर किलर ने हीरा की वाइफ को अपना नाम पन्ना बताया था, लेकिन यहाँ पर किलर ने मानिक के भाई को अपना नाम हीरा बताया। शायद कातिल का हीरा और मानिक से कोई कॉमन कनेक्शन हो। क्या तुम या तुम्हारा भाई मानिक किसी हीरा नाम के आदमी को जानते हो? नहीं सर। ये इसका नाम हीरालाल है, इसका पिछले हफ्ते मर्डर हुआ था। क्या तुमने अपने भाई मानिक को कभी इसके साथ देखा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को। कबीर, भले ही मानिक का ये भाई योगेश हीरालाल को नहीं जानता हो, लेकिन दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम ही है। दोनों के मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं। दोनों विक्टिम्स के साथ लूटपाट हुई है। हो सकता है दोनों का कातिल भी एक ही हो। अगर दोनों मर्डर्स में कोई बात अनकॉमन है तो वो ये कि मानिक की पैंट के जिप और बटन खुले हुए हैं, जबकि हीरालाल की पैंट के जिप और बटन खुले हुए नहीं थे। क्या चक्कर हो सकता है? आपका मतलब मोलेस्टेशन से है? लेकिन सर हीरालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि इस मानिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। और ये भी देखो कि मानिक और हीरा के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के मर्डर्स एक ही तरीके से हुए हैं। ओके सर। ये वही मानिक है जिसका हीरालाल की तरीके से मर्डर हुआ है। पता कर, इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? पता करता हूँ सर। चलिए अच्छा। क्या है डेंगू? मुझे तो सेठ जी की घड़ी याद दिला रहा था, लेकिन आज अपनी ड्यूटी भूल के यहाँ क्या गुल खिला रहा है? वो भैया जी क्या है ना, वो रात को ड्यूटी पे मच्छर बहुत मारना होता है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा खटिया तोड़ लिए। चलिए चलते हैं। सुनीता, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? गजरा है। अच्छा है ना? तो तुम खुद ही लगा दो। देखो तो जरा, ये चेन कहाँ से आई? ये सिर्फ इस गार्ड के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी ऐसे किसी गार्ड को नहीं जानता जो मानिक को जानता हो। लेकिन जिस तरह से ये गार्ड मानिक की बाइक पे बैठा है, उससे तो ये लगता है कि ये मानिक को जानता होगा। लेकिन सर मानिक के कॉल रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जिससे पता चले कि वो इसे जानता हो। सर हो सकता है कि मानिक ने इस गार्ड को लिफ्ट दी हो, और इसके भी पूरे चांसेस हैं कि इसी गार्ड ने मानिक को मारा हो, क्योंकि ये दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहां पर मानिक की लाश मिली। अगर इस गार्ड ने मानिक को मारा है तो हो सकता है इसी ने फिर हीरालाल को भी मारा हो। ये कौन सी एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी है इस गार्ड ने? सर ये यूनिफॉर्म एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी की है। मैंने वहां पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय का डेटा मंगवाया सर। गुड।
मेरी बीवी को सोने की चेन गिफ्ट किया। ए, हाथ की लगाता है ये चल ये रुको, छोड़ो, हटो। आज के बाद तू मेरे घर में घुसेगा नहीं, समझा? क्यों ना घुसूं? वहां का भाड़ा भरता हूं, समझा? और रही बात मानिक के साथ देखे गए सिक्योरिटी गार्ड को हीरालाल और मानिक दोनों की हत्याओं का सस्पेक्ट माना जा रहा था और इस सिक्योरिटी गार्ड का पता लगाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन परिणाम अब भी शून्य था। सर, एसएक्स सिक्योरिटी एजेंसी में जितने भी गार्ड हैं, उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। कबीर, ये जरूरी तो नहीं कि क्रिमिनल क्राइम सीन पे अपना फोन साथ में ही लेके जाए। लेकिन सर, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी उसमें वो गार्ड बाइक पर बैठा था और उसका चेहरा भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। और हीरा और मानिक के बैकग्राउंड में भी उनका किसी भी कार से कोई कनेक्शन नहीं है। सर, खबरियों से हीरालाल और मानिक का एक कॉमन कनेक्शन सामने आया है। 2 साल पहले तक हीरालाल सुखामा रोड पर आया जाया करता था, मानिक भी वहीं आता था। ये सुखामा रोड वही है ना जहाँ ये सभी गेज इकट्ठे होते हैं? यस सर। इस हीरालाल का 57 साल तक शादी ना करने के पीछे राज यही था कि वो होमोसेक्सुअल था। और सर, ये मानिक भी होमोसेक्सुअल था। तो हो सकता है हीरालाल और मानिक के मर्डर में किसी गे का हाथ हो जो उन दोनों का क्लाइंट हो और जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर इन दोनों के मर्डर्स किए हों। एक काम करो, ये सुकामा रोड पे जहां भी ये गेज इकट्ठे होते हैं उन सबको राउंड अप करो। हो सकता है ये काम उनमें से ही किसी एक का हो। ओके सर। सिक्योरिटी गार्ड के लिबास में दिख रहे किलर को अब गे और होमोसेक्सुअल भी समझा जा रहा था और उस किलर की तलाश में कई संदिग्धों को राउंड अप भी किया जा रहा था, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी। सर, मानिक की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या किसी भारी पत्थर के वार से हुई और हीरा की तरह मानिक को भी मॉलेज नहीं किया गया था। लेकिन थे तो दोनों ही होमोसेक्सुअल, यानी कि समलेंगे। सर, सुकामा रोड पे काम करने वाले हर गे को खंगाला, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। लेकिन सर, इन दोनों मर्डर में कई बातें कॉमन है। जैसे? आइए सर, पहले मर्डर हुआ हीरा का, उसके बाद मर्डर हुआ मानिक का। सर, इन दोनों के मर्डर में पहली कॉमन बात यह है कि इन दोनों का मर्डर ट्यूसडे नाइट को हुआ। और सर, दूसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर का तरीका एक ही है, इन दोनों को किसी भारी पत्थर से मारा गया। सर, तीसरी कॉमन बात यह है कि इन दोनों के मर्डर करने के बाद किलर ने इन्हीं के फोन से इन्हीं के घर वालों को कॉल किया। सर, इन दोनों मर्डर में किलर का मोडस ऑपरेंडी एक ही है और जिस तरीके से उस किलर ने ये दोनों मर्डर किए हैं, उसे तो लगता है कि वो कोई साइको ही है और हो सकता है कि वो साइको कोई सीरियल किलर हो, स्टोनमैन। हीरालाल और मानिक की हत्या करने वाले किलर को अब सीरियल किलर समझा जा रहा था। लोगों को उससे बचने के लिए सतर्क किया जा रहा था और जिस मॉडस ऑपरेंडी से मर्डर किए जा रहे थे वो इस केस की जड़ें और भी गहरी करने वाला था। सर, फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला कि पन्ना या किसी और आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से हुआ। नहीं सर, मैं कुछ पुराने केसेस स्टडी कर रहा था। इसमें सामने आया कि हीरा और मानिक के किलर की तरह ही 1989 में कोलकाता में 13 लोगों का मर्डर भी किलर ने पत्थर मार के किया था और सर, हीरा और मानिक का मर्डर भी पत्थर से ही हुआ था। और सर, सेम मोडस ऑपरेंडी से 26 मर्डर 1985 से 1989 के बीच मुंबई में हुए। सर, कोलकाता में 13 और मुंबई में 26 मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ होगा, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया सर। ये सभी 39 मर्डर केसेस अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। जिसने भी मर्डर किए वो अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। और सर, 1985 से 1989 के उन मर्डर केसेस के बाद प्रेस वालों ने उस सीरियल किलर का नामकरण भी कर दिया था, स्टोनमैन। सर, वैसा ही एक स्टोनमैन 2009 में भी सामने आया। साल 2009 में गुजरात के राजकोट शहर में 3 लोगों का मर्डर भी इसी तरह पत्थर मार के किया गया था, जिस तरह हीरा और मानिक को मारा गया। लेकिन सर, राजकोट के इस स्टोनमैन को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये स्टोनमैन अब भी गुजरात जेल में है। लेकिन जिस स्टोनमैन को हम ढूंढ रहे हैं वो अभी तक फरार है। वो उन सीरियल किलर से ज्यादा अतरंगी है। वो लोगों की पत्थर मारकर सिर्फ जान ही नहीं लेता, वो विक्टिम के मोबाइल फोन से उसके परिवार वालों को फोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाता है, जैसे कि हमें चैलेंज दे रहा हो। कबीर, इससे पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए, हमें उसे ढूंढ निकालना होगा।
बोलो। नमस्ते मेम साहब, मैं फुलझड़ी। झाड़ू पोछा बर्तन सब जानती हूँ। ठीक बोली। कल तुमको काम पे लेके जाऊंगी और वहां पे खाली बोलना नहीं है, करके दिखाना है। झाड़ू पोछा बर्तन तीनों, तब जाके तनख्वाह मिलेगी। पर भाभी, डुगडुगी दीदी बोलती है मुझे पढ़ना है। जो दीदी बोलती है वो नहीं, जो मैं बोलती हूँ तुम वो करोगी, समझी? अच्छा सुनो, जाओ जाके खेलो और जितनी मस्ती करनी है आज ही कर लो, कल से काम पे लगना है, ठीक है? जाओ। अरे देवर जी, चाय पियेंगे आप? अरे नहीं नहीं भाभी जी, हम तो बस अब कुछ दिनों के मेहमान हैं आपके यहाँ पर। क्यों? मतलब अगले महीने हम आपका घर खाली कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? अब आपको क्या हम बताएं? छी 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 छी। अरे पंकज भैया ने मेरे और आपके बारे में इतना गलत सोचा कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है आपको भाभी जी। अच्छा हम चलते हैं, अब ख्याल रखिएगा। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैं पुनीत को निकाल के ही रहूंगा। अरे क्यों अपने शक के चक्कर में 2000 का नुकसान करवा रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं पाई पाई जोड़ रही हूँ। तुम्हारी छोटी बहन को नौकरी भी लगवा दिया है और तुम हो कि भाभी, फुलझड़ी काम नहीं करेगी, उसे हमें पढ़ाना है। तुम चुप रहो। पैसा मुझे प्यारा है लेकिन पुनीत यहाँ नहीं रहेगा। भैया, मैं भी कह दे रही हूँ, फुलझड़ी काम नहीं करेगी। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो। भाभी, फुलझड़ी काम नहीं करेगी। घर में जो मैं बोलूंगी वो होगा, जो तुम बोलोगे तुम्हारा भाई बोलेगा वो सब नहीं चलेगा, समझी? सब तुम्हारे चक्कर, सब तुम्हें पालने के चक्कर में बेबी से हाथ धो बैठा। पीछे हटिए आप लोग। पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, इस मर्डर का भी मॉडस ऑपरेंडी सेम है। मानिक की तरह इसकी पैंट का भी जिप और बटन खुले हुए हैं, लेकिन सर हीरा के केस में ऐसा नहीं था। सर हो सकता है कि ये आदमी होमोसेक्सुअल हो, तभी इसको मारा गया। इसलिए इस बार इस मर्डर का पता इसके घर वालों से हमें नहीं चला। हो सकता है किलर ने विक्टिम के फोन से उसके घर वालों को फोन किया ही ना हो। और वैसे भी आज थर्सडे है और पिछले 2 मर्डर ट्यूसडे नाइट में हुए। सर अगर मान लो कि हमारा ट्यूसडे वाला अंदाजा गलत था, तो ये भी तो हो सकता है कि इस किलर ने इस आदमी के घर वालों को फोन किया हो, लेकिन ये आदमी इस एरिया का ही ना हो। या ये भी हो सकता है कि इस आदमी के पास ही फोन ना हो। कभी कैसे भी करके इस तीसरे आदमी की पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है इसकी पहचान से ही किलर की पहचान जुड़ी हुई हो। अरे भैया भाभी, तुम डुगडुगी को बचाए, फिर फुलझड़ी काहे रो रही है? दीदी, जब आपको कोई मारता है तो फुलझड़ी को भी दर्द होता है। देखो, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, हम तो हंस रहे, तुम भी हंसो। हंसो हंसो। ए, खीखी खीखी बंद करो, जाके खाना बनाओ। भाभी, आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन फुलझड़ी से काम मत करवाइए। अच्छा, जो मैं बोलूंगी वो करोगी? जाके अपने भैया का खून कर दो। करोगी? नहीं कर सकती ना? तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना तुम दोनों का खून कर दूंगी। चलो आगे खाना बनाओ। सर हमने सभी थानों में उस तीसरे विक्टिम की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पहचान पता नहीं चल पाई है। ना तो उसकी कहीं पर कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही हीरा और मानिक की तरह सुकामा रोड के गे से उसका कोई कनेक्शन मिल पा रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टोनमैन वाकई में गे है या नहीं है। हो सकता है वो कोई ऐसा सनकी हो जो होमोसेक्सुअल्स और गेज से नफरत करता हो और एक एक करके इन सबको मार के अपनी सनक निकाल रहा हो। लेकिन सर ना तो हमारे पास उसका कोई फोटो है और ना ही कोई स्केच। वो सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। सर इस किलर को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा लग रहा है। कबीर एक काम करते हैं, राजकोट जेल में बंद उस कैदी से मिलते हैं जिसने इस सीरियल किलर की तरह पत्थर मारकर मर्डर्स किए थे। हो सकता है अपने एरिया के स्टोनमैन की कोई लीड उससे मिले। राइट सर।
साहब मैं स्टोनमैन नहीं, चोरीबाज था। चाकू की नोक पे लोगों को लूटना, फिर टपका देना। फिर मुझे पता चला रमन राघव का, सुना 54 लोगों का मर्डर किया। साहब मुझे रमन राघव से बड़ा क्रिमिनल बनना था, इसलिए उसके 54 मर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 लोगों को पत्थर मार के टपका डाला मैं। तेरे जैसा एक सनकी बाहर भी घूम रहा है जो लोगों को पत्थर से मारता है। तेरा कोई भाई भाई भी है क्या? मेरा कोई भाई भाई नहीं है। हाँ, एक दोस्त था बबलू। जब मैंने 2 लोगों को पत्थर मार के टपकाया तब वो मुझे बोला कि तेरे से पहला मैं रमन राघव का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी भी वो बाहर है साहब। एक बात बता, ये बबलू गे है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, बबलू गे हुए नहीं है। गे तो अपना पुरोहित है। कौन पुरोहित? अपनी गैंग में था साहब। साहब हो सकता है बाहर ये बबलू और पुरोहित का कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा मर्डर कौन करेगा। उस स्टोनमैन को ढूंढने के लिए पुलिस बबलू और पुरोहित समेत कई खूंखार अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड स्टडी कर रही थी और इस कोशिश में कई ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए जो काफी लंबे समय से फरार थे। लेकिन जिस स्टोनमैन को पुलिस ढूंढ रही थी वो अभी तक गायब था और उस तीसरे विक्टिम की पहचान भी अभी तक पता नहीं चल पाई थी। मैं बोलता था उसे इतना मत मारो, लेकिन तुम हमेशा उसे मारती थी। तो तुम भी तो मारते थे ना उसको। लेकिन मेरा तुम पे बस नहीं चलता है ना। अब देख क्या रही हो, चलो ढूंढो उसको, नहीं तो उसके साथ हमारी कमाई भी जाएगी। सर, ये हंसमुख के कॉल रिकॉर्ड। हत्या वाले दिन उसके नंबर से किसी को भी लास्ट कॉल नहीं किया गया था, बल्कि उसकी हत्या से 2 घंटे पहले उसके फोन पे एक नंबर से कॉल आया था। ये देखिए सर। और हत्या वाले दिन ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर हंसमुख का मर्डर हुआ। सर, अभी ये नंबर नुसरतगंज में एक्टिव है। लेकिन ये नंबर है किसका? सर, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और इसका फोटो भी सामने आ जाएगा। सर, ऑलरेडी मैंने अपनी एक टीम को नुसरतगंज में तैनात कर दिया है। हो सकता है ये नंबर यूज करने वाला स्टोनमैन ही हो। अरे फुलझड़ी और डुगडुगी को धरती तो निकल नहीं जाएगी ना। देख सुनीता, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अरे तुमको क्या लग रहा है मैंने मार दिया उनको? नहीं, तू मुझसे भी ज्यादा कमीनी है। तू उसे मार नहीं सकती लेकिन उसे बेच सकती है। अब बता क्या किया तूने? जबान संभाल के बात करो, अगर और एक शब्द बोला ना तो यही खड़े खड़े तुमको बेच दूंगी, समझे? सर, हंसमुख को जिस नंबर से कॉल आया था वो इसी जगत के नाम पे नुसरतगंज के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। हमने इसको उठवा लिया सर। ग्रेट। हंसमुख सेठ मुझे नौकर कम और गुलाम ज्यादा समझते थे। उन्होंने मुझे बहुत सताया साहब। फिर मैंने उनके कि नौकरी छोड़ दी साहब, लेकिन मैं उनसे बदला लेना चाहता था साहब। फिर मैंने हंसमुख सेठ को फोन किया और उनसे कहा कि वो मुझसे मिले, नहीं तो मैं उन पर झूठा केस कर दूंगा कि वो मेरा शोषण करते थे। फिर सब मैंने उनको फोन किया और वो मुझसे मिलने आए और मैंने उनको मार दिया साहब। मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्टोनमैन जिसको मारता है तो उसके पैंट के बटन और जिप खोल देता है, तो मैंने वैसा ही किया। लेकिन साहब मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब, मैं स्टोनमैन नहीं हूँ साहब। अरे सुषमा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई? क्योंकि सुषमा मरने वाली है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? स्टोनमैन। स्टोनमैन? पुलिस वालों ने यही नाम तो दिया है मेरा। जल्दी से बसंतपुर रोड आ जा, तेरी बीवी को टपका दिया है मैंने। हेलो हेलो, क्या? सर, बसंतपुर में इस बार स्टोनमैन ने एक औरत को मारा। औरत को? हाँ सर, उस औरत का नाम सुषमा है और किलर ने सुषमा के ही फोन से उसके पति को कॉल करके मर्डर लोकेशन बताई है। और इस बार किलर ने अपना नाम स्टोनमैन बताया है। स्टोनमैन? यस सर। पहले की तरह इस बार भी पुलिस को क्राइम सीन से उस स्टोनमैन तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं मिला और पुलिस सुषमा से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इस बीच एक संदिग्ध उनकी नजर में आया। सर, सुषमा का मर्डर बसंतपुर में जहां पर हुआ था उस एरिया की एक सीसीटीवी में सुषमा कैप्चर हुई थी। उसके फुटेज इसमें है सर। दिखाओ।
ये देखिए सर, सर मानिक के साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड देखा गया था और उसने भी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस फुटेज में गार्ड का चेहरा साफ दिख रहा है सर। इसकी पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ओके सर। सर अगर ये स्टोनमैन इसी एरिया का होता तब तक तो इसकी पहचान पता चल गई होती। तो हो सकता है कबीर ये कहीं बाहर का रहने वाला हो, यहाँ क्राइम करता हो और वापस चला जाता हो। जिस जिस दिन भी मर्डर हुए हैं उस दिन के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। जिस दिन भी मर्डर हुए थे उस दिन ये सिक्योरिटी गार्ड अशोक नगर रेलवे स्टेशन के पास वाले मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर पता नहीं चल पा रहा है कि ये आता कौन से एरिया से। कबीर एक काम करो, अपनी एक टीम सादे कपड़ों में इस मार्केट के आसपास तैनात कर दो। हो सकता है फिर किसी दिन ये किसी न किसी को शिकार बनाने के लिए यहाँ आए। ओके सर। शिकायत कर दूंगी। क्या साहब, आप लोग भी बजाने आए हो? बकवास बंद कर, सीधे तरीके से बोल। क्या सीधा सीधा बोलूं साहब? सारी दुनिया ने बजाया है मुझे, आप भी बजा लो। डुगडुगी जठेरी। तेरी की, ये तो डुगडुगी है। डुगडुगी, सही नाम बोल अपना। सही तो बोल रही हूँ साहब। साहब मेरा भाई गधा था, एकदम गधा, खुद को शेर समझता था। और मेरी भाभी लोमड़ी थी, लोमड़ी। उसका एक कुत्ता जैसा यार था। मेरी भाभी और वो कुत्ता मिलके मुझे बहुत बजाते थे साहब, बहुत बजाते थे। रुक जा, रुक जा। अरे ऐसे मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मारोगे ना तो अपने भैया को और बड़ा चढ़ा के बताएंगे। इनको जान से मारना पड़ेगा। फिर साहब फुलझड़ी को लेके वहां से मैं भाग गई। फुलझड़ी कौन? मेरी बहन। डुगडुगी तेरा नाम है? तू लड़की है? नहीं साहब, लड़की नहीं, मैं किन्नर हूं साहब, किन्नर। साहब जब मैं फुलझड़ी को लेकर भागी तो मुझे मुन्नी अम्मा मिली, वो भी किन्नर थी साहब। तब से फिर मैं उसी के साथ नाचने लगी, बख्शीशें मांगती थी और मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं फुलझड़ी को पढ़ाती थी। जब उससे भी नहीं बन पड़ा तो मैं के लोगों के साथ अपना जिस्म तक बेची साहब। लेकिन फुलझड़ी भी दगाबाज निकली, उसको अच्छा नहीं लगता था मेरे साथ रहना। और एक दिन उसने मुझे इतना नीचा दिखाया कि अपने कॉलेज के लड़के के साथ भाग गई।
फुलझड़ी के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म, पूरी तरह से खत्म। फिर मैं सोची, मेरी जिंदगी क्यों खत्म? जिन लोगों ने मेरी जिंदगी खत्म की उन सबकी जिंदगी खत्म। तो हीरालाल और मानिक तेरे साथ गलत काम करते थे, लेकिन तूने उस औरत को क्यों मारा? उस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा साहब, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका थप्पड़, इसलिए मैंने साहब सबसे पहले तो मैं अपने भैया और भाभी को मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो लोग अपना घर द्वार बेच के कहां चले गए, और उन सबका गुस्सा मैंने उन सब पे एक एक करके। माना कि दुनिया ने तेरे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन तूने जो दुनिया के साथ किया, क्या वो ठीक है? हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि डुगडुगी की मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने इस संभावना को नकार दिया। डुगडुगी ने भले ही बचपन से कई तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाएं सही होंगी, लेकिन हत्या एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कभी माफी नहीं दी जा सकती।